हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, अपने लास्ट 2 सेशन में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में काफ़ी डिस्कस किया, काफ़ी डिटेल में उसके बारे में हमने स्टडी किया। तो आज उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बट एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले 2 चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि आज का यहाँ पे जो सेशन है ये जेके एसएसबी स्पेशल है, यानी कि जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज का सेशन पूरी तरह से उन लोगों के लिए डिवोटेड है। इसलिए 2 बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। पहले भी मैं आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, आज फिर उन चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी एमसीक्यूज आप सॉल्व करते हो तो उससे रिलेटेड टॉपिक को पहले अच्छे तरीके से ज़रूर समझ लें। उसके पीछे के कंसेप्ट को, उसके पीछे के लॉजिक को, उसके पीछे के रीज़न को अगर आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेते हो, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एमसीक्यू आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। बट अगर आप यहाँ पे क्रैमिंग करोगे, क्वेश्चन के आंसर अगर याद करोगे, तो आपको एग्जाम में दिक्कतें आ सकती हैं। एग्जाम क्रैक करने में काफ़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। मान लो आपने यहाँ पे जो है क्रैमिंग करके कोई एग्जाम क्रैक कर भी लिया, बट जब फील्ड में जाओगे, वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दोगे, तो अगर आपको यहाँ पे जो है आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आपके यहाँ पे जो है बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे, तो आपकी एफिशिएंसी के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आपकी जो जॉब है वो अकाउंट असिस्टेंट से रिलेटेड है, यानी कि अकाउंट असिस्टेंट की ही जॉब है। तो इसलिए आपके यहाँ पे जो अकाउंटिंग के बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए। उसके बिना अपनी परफॉर्मेंस देने में आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं, पब्लिक को फेस करने में आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा जब कल को आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होंगे, तो उसमें भी यहाँ पे अकाउंटिंग के बेसिक्स जो है वो आपको काम आएंगे। तो बिना अकाउंटिंग के बेसिक्स के आप अपने डिपार्टमेंटल एग्जाम भी क्रैक नहीं कर सकते। तो वहाँ पे फिर से आपको ये सारा हार्डवर्क करना पड़ेगा, ये सारे बेसिक्स आपको सीखने पड़ेंगे। बट अगर आपने पहले ही तैयारी करके रखी है तो डिपार्टमेंटल एग्जाम क्रैक करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी आप यहाँ पे कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसके पीछे के कंसेप्ट को, उसके पीछे के लॉजिक को अच्छे तरीके से ज़रूर पढ़ें। ठीक है, पूरे लॉजिकली आप यहाँ पे चलेंगे तो आपको यहाँ पे जो है आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप आज थोड़ा हार्ड वर्क कर लेते हो, अगर आप आज यहाँ पे जो है थोड़ा टाइम डिवोट कर लेते हो, तो आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे जो है इसका काफ़ी बेनिफिट होगा। और मैंने आपको पहले बताया, फिर बता रहा हूँ कि शॉर्टकट बिल्कुल अप्लाई ना करें। अगर यहाँ पे आप शॉर्टकट लोगे तो आपको यहाँ पे जो है काफ़ी दिक्कतें आगे फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर आज आप थोड़ा सा टाइम देते हो, अपनी स्टडीज़ के लिए थोड़ा टाइम निकालते हो, तो पूरी लाइफ लॉन्ग आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो अब हम यहाँ पे जो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसे मैंने आपको बताया कि आज का जो सेशन है ये हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो इसमें हम यहाँ पे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अब ये मेरे पीछे कुछ एमसीक्यूज हैं, तो 1 बाय 1 इनको लेंगे और देखते हैं यहाँ पे कि इनके यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर्स हैं वो क्या निकलते हैं। अब पहला क्वेश्चन इसमें आ गया, कहता है रिटर्न्स इनवर्ड अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज डिडक्टेड फ्रॉम। कहता है यहाँ पे जो रिटर्न इनवर्ड का बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर अपीयर होता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो रिटर्न इनवर्ड शो किए जाते हैं उसको हम किस में से डिडक्ट करते हैं। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उस समय हम उसको किस में से डिडक्ट करते हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखी हैं। ए पार्ट कहता सेल, बी रिटर्न्स आउटवर्ड, सी परचेजेस और डी ओपनिंग स्टॉक। अब रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड का मतलब हो गया सेल रिटर्न, कि हमने कोई प्रोडक्ट सोल्ड किया है तो कस्टमर ने हमें यहाँ पे उसमें से कुछ प्रोडक्ट वापस किए, कुछ गुड्स वापस किए हैं, तो उनको हम बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड या सेल रिटर्न। तो जब भी हमारी सेल रिटर्न होती हैं तो हम यहाँ पे उसको टोटल सेल में से माइनस करके जो नेट सेल होती है वही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करते हैं। तो दैट मीन्स जो रिटर्न इनवर्ड है ये हम यहाँ पे सेल में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ए पार्ट, यानी कि सेल्स। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेजेस रिटर्न, कि जो हमने परचेजेस की हैं उसको हम यहाँ पे जो है रिटर्न कर रहे हैं। तो इसके लिए परचेज जो रिटर्न आउटवर्ड है उसमें से हम इसको डिडक्ट नहीं करते, ना ही इसका परचेज से कोई लेना देना है, इसका लेना देना सेल से है। तो
और ना ही यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक में से उसको हम डिडक्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट यानी कि सेल। ठीक है, नेक्स्ट कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी प्रेजेंटेड इन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दे रखी हैं। नंबर 1 वर्टिकल फॉर्म, नंबर 2 हॉरिजॉन्टल फॉर्म, नंबर 3 आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म एंड नंबर 4 नन ऑफ दीज। हम अपनी यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम यहाँ पे जो है 2 तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, वर्टिकल फॉर्म में भी और दूसरा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी। वर्टिकल फॉर्म का मतलब हो गया टॉप से बॉटम, यानी कि जैसे पहले हम उसमें सेल लिखें, उसमें से लेस करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, फिर बाकी एक्सपेंसेस माइनस करें और बाकी इनकम ऐड करें तो नेट प्रॉफिट आएगा। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे टॉप से बॉटम पे आते हैं तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे आइटम्स को पैरेलल शो करते हैं, जैसे एक तरफ हम एक्सपेंसेस और उसके सामने दूसरी तरफ इनकम, तो इस तरीके से, या एक तरफ एसेट्स एक तरफ हमारी एक तरफ लाइबिलिटीज एक तरफ एसेट्स, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म, यानी कि पैरेलली आप यहाँ पे पैरेलल वे में आप यहाँ पे जो है चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये वर्टिकल फॉर्म में भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी पार्ट, आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म। ठीक है, खाली वर्टिकल फॉर्म या खाली हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इसको हम नहीं कर सकते, मतलब दोनों में से किसी फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू डिटरमिन, कहता है इनकम स्टेटमेंट जो है ये हम क्यों प्रिपेयर करते हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास है। ए पार्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंसर्न, बी प्रॉफिट पब्लिक लॉस, सी कैश इनफ्लो, डी कैश आउटफ्लो। अब हमें बताना है कि इनकम स्टेटमेंट जो है ये क्या चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, अपना प्रॉफिट या लॉस देखने के लिए। अब यहाँ पे देखना कि राइट ऑप्शन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन जो है ये देखने के लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, इसलिए ए हमारे यहाँ पे जो है ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो यानी कि कैश हमारे पास कितना आया या कैश कितना गया, ये फाइंड आउट करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। तो उसका भी यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट से फिलहाल कोई लिंक नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी पार्ट, यानी कि प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करने के लिए ही हम इनकम स्टेटमेंट की हेल्प लेते हैं। तो उन्हीं को यूज करके हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट कहता बैलेंस शीट इज ऑल्सो नोन एज, बैलेंस शीट जो है इसको हम और क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन हमें दे रखी हैं। इसको हम इनकम स्टेटमेंट बोलेंगे, नंबर 2 या फाइनल अकाउंट्स, नंबर सी पोजीशन स्टेटमेंट और नंबर डी कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हमें बताना है कि बैलेंस शीट जो है इसको हम क्या कहते हैं। अब देखो बैलेंस शीट को हम इनकम स्टेटमेंट तो कहते नहीं है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट जो है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट को कहते हैं, ना ये फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स का ये हिस्सा है। फाइनल अकाउंट खाली अकेले बैलेंस शीट को नहीं कहते, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों को मिला के यहाँ पे इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट कहते हैं। तो ये भी हमारा यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। सी आ गया हमारे यहाँ पे पोजीशन स्टेटमेंट। अब देखो बैलेंस शीट जो है इसके जरिए हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है, अपने फंड्स की पोजीशन का पता लगता है, इसलिए हम यहाँ पे बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे क्या आ गया, सी। ठीक है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग होती है, बैलेंस शीट से डिफरेंट होती है। इसमें हम कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो देखते हैं, तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हेल्प्स टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। अब हमें बताना है कि इसमें से यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। 4 ऑप्शन गिवन है। नंबर 1 बैंक स्टेटमेंट, नंबर 2 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, नंबर 3 ट्रायल बैलेंस और नंबर 4 नन ऑफ दीज। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सी यहाँ पे जो है स्टेटमेंट में फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। अब देखो ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ट्रायल बैलेंस के टाइम भी बताई थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हमने शुरू की थी तब भी बताई थी कि फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हम ट्रायल बैलेंस की हेल्प लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे जब अकाउंटिंग की अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड की समरी प्रिपेयर करते हैं
यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे जो है अपने लेजर अकाउंट के जितने भी डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस है उनकी हम लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट जो है प्रिपेयर किए जाते हैं। तो अब हमें देखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या है, कि इसमें ट्रायल बैलेंस की ऑप्शन है। तो देखो ये सी पार्ट जो हमें दिया हुआ ट्रायल बैलेंस, यही हमारा यहाँ पे जो है राइट आंसर है। ठीक है, जो बैंक स्टेटमेंट होती है ये तो हमारी जो बैंक के साथ ट्रांजैक्शन हुई है उसका रिकॉर्ड होती है, जो हम यहाँ पे बैंक से हासिल करते हैं। ठीक है, वो तो हम अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन को देखने के लिए यहाँ पे जो है बैंक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है ये कैश बुक और जो पासबुक है, जो बैंक की यहाँ पे जो है पासबुक होती है, उनका बैलेंस रिकंसाइल करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। ये भी अलग से टॉपिक है, ये आपके सिलेबस में भी है, तो ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, फिर आपको बताऊंगा कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है। फिलहाल इतना समझ लो कि हमारी जो कैश बुक का बैलेंस है और पासबुक का बैलेंस है उसको रिकंसाइल यानी कि उसको मिलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये फाइनल अकाउंट बनाने में हमारी हेल्प नहीं करती। ठीक है, तो नन ऑफ दीज भी हमारा आंसर नहीं है, तो करेक्ट आंसर है ट्रायल बैलेंस, सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6 कहता है करंट लाइबिलिटीज आर सच ऑब्लिगेशंस विच आर टू बी सेटिस्फाइड। कहता है करंट लाइबिलिटी जो है हमारी वो ऑब्लिगेशंस होती हैं जो सेटिस्फाई होती हैं। आगे 4 ऑप्शन दे रखी हैं, विद इन 3 ईयर्स, विद इन 5 ईयर्स, विद इन 2 ईयर्स और विद इन 1 ईयर। मतलब हमें बताना है कि करंट लाइबिलिटीज जो है वो कौन सी होती हैं। करंट लाइबिलिटी जो ऑब्लिगेशन है वो हम यहाँ पे जो है किस पीरियड में यहाँ पे सेटिस्फाई कर लेते हैं, यानी कि करंट लाइबिलिटी जो है हम यहाँ पे जो है कब पे करते हैं। तो इसने 4 ऑप्शन दे रखी हैं। तो करंट लाइबिलिटीज हम उनको कहते हैं जो हमने विद इन 1 ईयर पे करनी है, जो ऑब्लिगेशन विद इन 1 ईयर हमने सेटिस्फाई करनी है उन्हीं को हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, डी पार्ट, विद इन 1 ईयर। ठीक है, और जो 1 साल से ज्यादा समय लगता है जिस लाइबिलिटी को पे करने के लिए उसको हम बोलेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो हमारे यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है डी पार्ट। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमें 4 ऑप्शन दे रखी हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सपेंडिचर जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। अब 4 ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं क्या है। नंबर 1 आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, नंबर 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नंबर 3 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नंबर 4 कैश एक्सपेंसेस। अब हमें बताना है कि इसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा एक्सपेंस हम यहाँ पे डेबिट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स ही आती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारी यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी पार्ट। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं अपने लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके पहले जब हमने बेसिक टर्म्स डिस्कस की थी उसमें मैं आपको ये बता चुका हूँ। तो वो अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं तो उन लेक्चर को आप देख सकते हो, तो अच्छे तरीके से इसके बारे में जान जाओगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखो कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही आते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, बी पार्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट में लॉन्ग टर्म तक मिलता है, तो ये हमारे बैलेंस शीट में आते हैं फिक्स एसेट के रूप में। और जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंसेस होते हैं जो होते तो रेवेन्यू नेचर के हैं, बट इनका अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि 1 साल की इनकम में से हम इसको पूरा चार्ज नहीं कर सकते, तो इनको भी थोड़ा थोड़ा करके चार्ज करते हैं। तो जितना हम 1 साल में चार्ज करते हैं उतना हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं, और जो चार्ज नहीं कर पाते उसको एज ए फैक्टिशियस एसेट फिर हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। ये कंसेप्ट भी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। जो बेसिक टर्म्स है उसमें देखिएगा, उसमें आपको ये जरूर मिलेगा। तो इसलिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये भी हम इनकम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में शो नहीं करते। ठीक है, इनको हम थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते हैं। और जो कैश एक्सपेंसेस हैं, अब इन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जब भी हम एक्सपेंसेस लेते हैं हम ये नहीं देखते हैं ये कैश एक्सपेंस है कि नॉन कैश है, हम ये देखते हैं कि ये एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं कि नहीं है। यानी कि जिस पीरियड पे हम ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं ये एक्सपेंस उस पीरियड से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं, चाहे ये कैश एक्सपेंस है चाहे ये नॉन कैश एक्सपेंस है। इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो एप्रोप्रिएट आंसर हमारे यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल रिसीट। हमें बताना है कि इनमें से यहाँ पे कौन सी आपकी कैपिटल रिसीट है। ठीक है, अब कैपिटल रिसीट क्या होती है ये भी प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि कैपिटल रिसीट का मतलब जो रिसीट हमारी रेवेन्यू नहीं है, यानी कि जो
जो भी मनी हम रिसीव करते हैं जो हमारी रूटीन की एक्टिविटी से बिलोंग नहीं करती, ऐसी रिसीट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट। और कैपिटल रिसीट जो किसी पर्टिकुलर से बिलोंग नहीं करती, ठीक है ना। या हम ये भी इस तरीके से इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस रिसीट के कारण हमारी कोई लाइबिलिटी बढ़ जाती है या कोई एसेट कम हो, फिक्स एसेट कम हो जाती है, तो उस रिसीट को भी हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट। ठीक है, जैसे हम कोई लोन लेते हैं, अगर हमने लोन लिया तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई क्योंकि कल को हमने रीपे भी करना है। अगर हमने कोई एसेट बेची तो हमारी फिक्स एसेट बेची, फिक्स एसेट को सेल करने से हमारी फिक्स एसेट की वैल्यू कम होगी, तो इसका मतलब जो भी हमने सेल किया है, जो भी हमारे पास मनी आई है, जो भी हमने इनकम रिसीव किया है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसमें से यहाँ पे हमारी कैपिटल रिसीट कौन सी है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखी हैं। पहला आ गया बैंक लोन, नंबर 2 डिविडेंड रिसीव्ड, नंबर 3 इंटरेस्ट रिसीव्ड, नंबर 4 बैड डेट्स रिकवर्ड। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो रिसीट हमारी यहाँ पे रूटीन एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, जो रिसीट हमारी रेवेन्यू नेचर की नहीं है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या निकलता है, देखो जो हम डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं या इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं या बैड डेट्स रिकवर कर रहे हैं, ये हमारी रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस जो हमारी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, उन एक्टिविटीज को करके ही हमें यहाँ पे जो इनकम मिलती है। इंटरेस्ट और डिविडेंड हमें इन्वेस्टमेंट के कारण मिलता है कि अगर हमने बिजनेस का कुछ फंड्स बाहर इन्वेस्ट कर रखे हैं ताकि हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम आए, तो उस केस में यहाँ पे जो है हम डिविडेंड या इंटरेस्ट जो है वो रिसीव कर पाते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पे जो बिजनेस के फंड्स बाहर इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो ये भी हमारी नॉर्मल एक्टिविटी का ही हिस्सा है, तो वहां से जो इनकम जनरेट होगी वो रेवेन्यू इनकम। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट। और जो बैड डेट्स हम रिकवर करते हैं, यानी कि पुराने कोई बैड डेट्स हो चुके हैं, लॉस हो चुका, किसी डेटर ने पेमेंट नहीं की है, अब अचानक वो पेमेंट कर देता है, तो ये भी हमारी रूटीन एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसलिए ये भी हमारी रेवेन्यू रिसीट। तो पीछे हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या बची, ए पार्ट, बैंक लोन। और बैंक लोन जो हम लेते हैं ये हमारी कैपिटल रिसीट है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी यहाँ पे रूटीन एक्टिविटी से इसका कोई लिंक नहीं है। रूटीन एक्टिविटी करने के लिए इसको हम यूज करेंगे और आगे नंबर ऑफ ईयर्स में इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, इसका बेनिफिट किसी एक साल में नहीं मिलेगा। और ये जो बैंक लोन है इसके कारण हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट। तो राइट आंसर इज ए पार्ट, बैंक लोन। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद। कहता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके वो एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली आपके इन चारों में से किसी एक के साथ एसोसिएट नहीं होते। तो मतलब हमें बताना है यहाँ पे कि हमारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसका एसोसिएशन किसके साथ नहीं है। 4 ऑप्शन हमें दे रखी हैं, यानी कि किसके साथ उसका लिंक नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, सी परचेज ऑफ गुड्स एंड डी सेल ऑफ गुड्स। अब हमें बताना है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनमें से किसके साथ यहाँ पे जो है रिलेटेड नहीं है, किसके साथ उसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं वो कौन सी एक्टिविटी होती हैं, जो हमारी यहाँ पे बिजनेस के अंदर जो हमारी मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी है, उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कोई दूसरी एक्टिविटी करते हैं, होती हमारी बिजनेस के अंदर ही है, बट उसका हमारी यहाँ पे जो है मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी से कोई लिंक नहीं होता, ऐसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। जैसे हम किसी को डोनेशन देते हैं, चैरिटी करते हैं, या अपनी कोई फिक्स्ड एसेट पुरानी हो चुकी है उसको बेच देते हैं, तो या मान लो कभी हमारे यहाँ पे जो है किसी प्रिमिसेस में हमारे यहाँ पे जो है आग लग जाती है, तो इस टाइप की यहाँ पे जो एक्टिविटी होंगी उनको हम बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इनसे रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी इनडायरेक्ट नेचर के ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ऑप्शन नहीं है। हमें बताना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का किसके साथ लिंक नहीं है। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, अगर स्टॉक का हम इंश्योरेंस करवाते हैं ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जो इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट आ गया परचेज ऑफ गुड्स। अब देखो गुड्स अगर हम परचेज करते हैं उस समय जो भी एक्सपेंस हम इनकर करते हैं, हम यहाँ पे वेजेस पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे कैरेज पे कर रहे हैं गुड्स को यहाँ पे अपने गोडाउन तक पहुँचाने के लिए, तो ये सारे यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है ये हमारी यहाँ पे जो है परचेज से एसोसिएटेड होते हैं, और ऐसे एक्सपेंस को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। और जब हमारे गुड्स शॉप तक पहुंच जाते हैं, गोडाउन तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो एक्सपेंस इनकर्ड होते हैं उस प्रोडक्ट को आगे बेचने के लिए, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यानी कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इनका परचेज से कोई लेना देना नहीं होता। तो यही हमारा यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सही आंसर क्या है, परचेज ऑफ गुड्स।
और जो गुड्स को सेल करने के लिए एक्सपेंस करते हैं वो भी इनडायरेक्ट ही होते हैं। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का किसके साथ यहाँ पे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, किसके साथ वो यहाँ पे एसोसिएटेड नहीं है। तो परचेज ऑफ गुड्स के साथ उसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स के साथ यहाँ पे जिन एक्सपेंसेस का लिंक होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कहता है बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। अब बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर की जाती है, 4 ऑप्शन में दे रखी है। एट ए पर्टिकुलर डेट, इन द मिडल ऑफ द ईयर, वेन एवर नीड अराइजेस, फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। हमें बताना है यहाँ पे कि जो बैलेंस शीट है वो कब प्रिपेयर होती है। क्वेश्चन पढ़ के यही समझ आता है कि बैलेंस शीट जो है कब प्रिपेयर की जाती है। कहता है बैलेंस शीट क्या किसी पर्टिकुलर डेट को यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं, या ईयर के मिडल में प्रिपेयर करते हैं, या जब हमें ज़रूरत पड़ती है, वेन एवर नीड अराइजेस मतलब जब भी ज़रूरत पड़ती है तब प्रिपेयर करते हैं, या किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया है, फिर बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट जो होती है ये किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए नहीं होती, ये किसी पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर की जाती है, किसी एक डेट को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए कि भाई आज की डेट में हमारी कितनी एसेट्स कितनी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कहाँ कहाँ से राइज हुई और उनको हमने किस किस एसेट में यूज़ किया, ये देखने के लिए हम यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो ना तो यहाँ पे ये ईयर के मिडिल में हम प्रिपेयर करते हैं, ना जब ज़रूरत पड़ती है तब करते हैं। ये एक हमारी रूटीन एक्सरसाइज है, एनुअली हम यहाँ पे इसको प्रिपेयर करते हैं और जब अकाउंटिंग क्लोज होता है तब हम इसको प्रिपेयर करते हैं। इसलिए यहाँ पे ये भी हमारी ऑप्शन नहीं है, ये भी हमारी ऑप्शन नहीं है, और ना ये किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए प्रिपेयर होती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बैलेंस शीट जो है ये इस ईयर से बिलोंग करती है। बैलेंस शीट जो होती है वो किसी पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर करते हैं, और जिस डेट को बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं उस डेट तक जितनी हमारी एसेट्स लाइबिलिटी उस डेट को होंगी वो सारी उसमें आती हैं, चाहे वो एसेट लाइबिलिटी इस ईयर में राइज हुई हैं या कोई प्रीवियस ईयर में राइज हुई हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो बैलेंस शीट है वो किसी पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर करते हैं। तो दैट मीन्स राइट ऑप्शन क्या है हमारा ए पार्ट, ठीक है। और जनरली हम इसको अकाउंटिंग या क्लोज होने के टाइम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो याद रखना ये किसी पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर की जाती है, किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए प्रिपेयर नहीं की जाती। इसलिए जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस पर लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन या एज एट 31 मार्च 31 दिसंबर, यानी कि जिस डेट को बनाते हैं उसका आगे यहाँ पे जो है वो लिखते हैं, ठीक है। जबकि जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है वो किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनता है, इसलिए वहां लिखते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कि ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है या ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ये उस पीरियड के लिए जो पीरियड इस डेट को खत्म होता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे एमसीक्यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो अब इसी सेशन को मतलब इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अब अगले सेशन में मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा जिसमें आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अपने अगले सेशन में इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।